अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सियासी अफरा तफरी और तलखी या तुंदी की जो फ़ज़ा है उसमें एक नया इज़्तिराब हलचल मचाने को है। वो यूँ हुआ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला 21 जून को महफूज किया गया था, 1 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया है, और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन पुरस्रार तौर पर खामोश है उस फैसले के हवाले से। क्या पेचीदगियाँ हैं जिनको दूर करने में इतना वक्त लग रहा है? तो इलेक्शन कमीशन ने जो कॉज लिस्ट कल के लिए जारी की 10 बजे का सुबह का वक्त, और उसमें ये कहा गया कि इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स में साइमन क्लार्क की जो स्टोरी है उसने बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट किया है और इसको पनामा से तशबीह दी जा रही है। पनामा ने भी मुल्की सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया था। इमरान खान साहब ने इसको मामूली मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरव्यू में तस्करा भी किया कि वो जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं, आरिफ नकवी साहब की जानिब से जो की गई। लेकिन अब कल का दिन पाकिस्तान को क्या दिन दिखाएगा, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे को कितना बदलेगा, ये तो सेठी साहब से उनकी एक्सपर्टीज़ जानेंगे। सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शंस के बाद से इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल अपना दबाव बढ़ा रही है, उससे पहले से भी, लेकिन बाई इलेक्शंस के बाद ये ज़्यादा सख्त हो गया। इसमें हिस्सा हुकूमत ने भी डालना शुरू किया बाई इलेक्शंस के बाद ही, और हुकूमती वफ्द ने जाके इलेक्शन कमीशन में मुलाकात भी कर ली। अब ये जो फॉरेन फंडिंग केस इतने सालों से लटक रहा, नहीं मालूम कि क्या ऐसी गहराई थी जिसको मापने की कोशिश की जा रही थी, ये भी आप बताएंगे। लेकिन इससे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल नहीं जुड़ा, बल्कि PDM भी इसी के बाद अपना कोई रास्ता लेगी। आप ये कहिएगा कि कल क्या मुल्क की सियासी मंजरनामे में कोई जौहरी तब्दीली हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, ऐसे है कि ये 7 साल से तो ये केस चल रहा है। मेरा ख्याल है 3 इलेक्शन कमिश्नर आए हैं और गए हैं। जी। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इसकी पूरी तफ्तीश करके और इसके जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक की जाए। और फिर ये कमेटी भी बना दी गई। फिर रुकावटें, कोई 100 से ज़्यादा, वो 150 से ज़्यादा मैंने सुना है कि हेयरिंग्स हुई हैं। फिर कोई 90-80 के करीब इन्होंने पोस्टपोनमेंट्स मांगी हैं। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं इसको डिले करने के लिए, इसको पोस्टपोन करने के लिए। और बहुत हाई पावर्ड बैटरी थी लॉयर्स की, और बहुत प्रेशर रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जी। और फिर हाई कोर्ट्स के इसको रोका जाए इस तरीके। तो अब ये एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि फाइनली फिर जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए तो इन्होंने फिर इसको निपटाया, और इसीलिए खान साहब इनके आते सार खिलाफ हो गए। हालांकि खान साहब ने ही इनको अपॉइंट किया था। अब अकबर बाबर साहब जो हैं, जिनकी ये पिटीशन थी, वो तो काफी अरसे से बता रहे हैं कि कितनी संजीदा केस है ये, और इसके कितने पहलू हैं, और इसमें क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से पैसे आए, कहाँ कहाँ पैसे गबन हुए, कौन कौन से PDM के ओहदेदार जो थे वो इन्वॉल्व थे, कितने अकाउंट्स थे, अमेरिका में क्या एविडेंस दी, पाकिस्तान में क्या एविडेंस दी। मतलब है कि इसमें एक चीज नहीं, कुछ 100 के करीब मिस स्टेटमेंट्स और अटेम्प्ट्स टू हाइड, छुपाने की कोशिश की गई, और करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जी। वर इन्वॉल्व। और कुछ शौकत खानम के नाम पे चीजें आई वो इधर हो गई, जो कि सियासी जमात के लिए आई वो इधर हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत बड़ा एक एम्बेजलमेंट का इशू था। मगर उसके अलावा ये भी इशू था कि ऐसी जगह से फंडिंग दी गई और एक्सेप्ट की गई और चैनल की गई जो कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ममनू थी। इट वाज बैंड कि ये आप ले नहीं सकते। अच्छा, तो वो चीजें तो चल रही थी और इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि उसको छुपाएं। फिर स्टेट बैंक की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी। सारे अकाउंट्स जो थे, जितने मुख्तलिफ अकाउंट्स थे जो छुपे हुए थे, जो दिखा नहीं रहे थे, फिर स्टेट बैंक से अब क्या उनके कहने के ऊपर वो निकाले गए और उसके डिटेल्स दिए गए। तो ये सारी चीजें चलती रही, जी। और खान साहब की पूरी कोशिश रही 4 साल के इसको दबा दिया जाए। उसके बाद भी, और जब देखा उन्होंने कि अब वक्त आ गया है, इसको रोका नहीं जा सकता, तो फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद और नो कॉन्फिडेंस इजहार करना शुरू किया, और फिर टारगेट करना शुरू किया। और वही दिन है, आज का दिन है। इन्होंने पहले से ही एहतजाज तैयार किया हुआ है जुमेरात के लिए। इनको पता जी। था कि कल आ रही है, कल या परसों। अंदरूनी बातें थी, वो यही थी, या कल आएगी या परसों आएगी। तो इन्होंने बस सेफ्टी के लिए परसों या तरसों के लिए, मेरा ख्याल है, अपने लोगों को कहा कि अब इकट्ठे हो जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि नवंबर से तो मैं सुन रहा हूँ कि बस अगले हफ्ते आ रहा है, अगले हफ्ते आ रहा है, अगले हफ्ते आ रहा है। बिकॉज एज यू नो, ये जजमेंट काफी अरसे से रिजर्व हुई हुई है, और महीनों से रिजर्व हुई हुई है। अब रिजर्व जजमेंट क्या होती है, ऐसी क्या बात होती है कि एक 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 रिपोर्ट लिखनी होती है, उसके लिए 6-7 महीने तो नहीं लगते। जी। और मेरा ख्याल है कि
किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इसको रोक के रखा हुआ था कि ये बड़ी डैमेजिंग होगी टू पीटीआई एंड टू इमरान खान। हम्म। और शायद उस वक्त यही फैसला था कि इतने डैमेज इनको नहीं करना चाहिए। हम्म। मगर अब सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी और प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जी। तो इसलिए रोका नहीं जा सकता था। हम्म। अब कल ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट जब आएगा तो अनाउंस होगा, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी फाइंडिंग्स और अपनी जो सजा देनी है, जो प्रपोज सजा है, वो गवर्नमेंट को लिखेगी। हम्म। गवर्नमेंट को कहेगी ये बदनाम, ये गड़बड़ ये हुई है, ये हमारी फाइंडिंग्स है, कानून के और आइन के मुताबिक ये सजा बनती है, और आप मेहरबानी करके ये सजा जो है हम सुना रहे हैं इसको आप इम्प्लीमेंट कराएं। हम्म। गवर्नमेंट उसके बाद लिखेगी, उसके ऊपर अपना मौकफ देगी और वो लिखेगी सुप्रीम कोर्ट को कि जी। जी आप इस पार्टी को बैन करें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। और जैसे कि पहले जब किसी पार्टी को बैन किया जाता है या उसके सरबराह को डिस्क्वालीफाई किया जाता था, एक दफा एक जमाने में नेशनल अवामी पार्टी के को इसी तरीके से हुआ था। जी। जी। तो यही रास्ता होता है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस। हम्म। गवर्नमेंट के पास 90 दिन होंगे, 30 डेज होंगे, जिससे वो अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी फाइंडिंग्स जो है इलेक्शन कमीशन की, वो हम्म। आगे देगी टू सुप्रीम कोर्ट कि जी इनको ये कर दिया जाए। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर 90 दिन है जिसके अंदर उन्होंने इसको देखना है, बेंच बनाना है, देखना है। और बड़ा उसमें बड़ा ज्यादा स्कोप नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो जो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स हैं और जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू नहीं वो कर सकते। वो एक 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 फाइनल किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, ये एक पिटिशन नहीं होती है। हम्म। मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ता है कि अच्छा क्या जो सजा दी गई है वो आइन के मुताबिक दी गई है या नहीं। ये हम्म। नहीं कि सजा बनती नहीं, बनती तो है, मगर क्या उतनी उसका वजन है जितना उसके ऊपर दिया गया, या ज्यादा है या कम है, एंड सो ऑन। जी। तो ये जो केस है, मैं समझता हूँ कि लोगों का ये कहना है कि ये काफी डैमेजिंग होगा फॉर इमरान खान, हम्म। इसीलिए इसको इतनी देर रोक के रखा। और अब क्योंकि खान साहब दंदना रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को और सबको अटैक कर रहे हैं और इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ रियासत के इदारे कमजोर हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब ये फैसला हुआ कि चले फिर अब आप संभालें इसको। ये तो एक चीज थी जो कि हमने रोकी हुई थी, अब इसको आप देख लें, अब जो भी होता है अब आगे आइन और कानून के मुताबिक आपके साथ निपटा जाएगा। तो कोशिश गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है, बड़ी खुश होगी। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि वो जो आगे है इसको सुप्रीम कोर्ट भेजेगी कि उसके अंदर पार्टी को बैन किया जाए और इमरान लेकिन खान सेठी साहब साहब, को। इतने कमजोर सहारों पे कायम हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि मुल्क की एक बड़ी पार्टी के खिलाफ कोई डेक्लेरेशन दे? वो देखिए, ये कमजोर हुकूमत या स्ट्रांग हुकूमत की बात नहीं है। हम्म। इट्स सिटिंग गवर्नमेंट, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई इंटरिम गवर्नमेंट तो है नहीं। इट्स अ ड्यूली नॉमिनेटेड पार्लियामेंट्री इलेक्टेड गवर्नमेंट। हम्म। और अगर बैठी हुई है तो उनके पास आएगा और उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट बना के अपनी तजवीज के साथ आगे भेजनी है, तो ये लेकिन होगा। हाँ, लेकिन सेठी साहब, आपको नहीं लगता जितने जमहूरियत पसंद है वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जहर कातिल साबित होती है? दीगर जमातों के लिए भी माजी में भी हम देखते आए हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे स्विस अकाउंट्स के हवाले से जो इल्ज़ाम लगे, फिर नवाज शरीफ साहब को जैसे नाअहल करवाया गया, वो इसको इससे तजवीज़ दे रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं इस केस को भी कि ये बाकी जमातों की तरफ भी रुख करेगा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है रेला। नहीं देखिए, बाकी जमातों की तरफ तो बहुत कुछ हो चुका है तारीख। हम्म। एक इकामा के ऊपर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, 3 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक इकामा, जो का मतलब ये है कि एक इनकम जो कि उनको मिली भी नहीं, उसके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और फिर एक जेआईटी बना के उनको, और उसके अंदर जजेस के हवाले कर दी गई वो। तो मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता था? तो अगर वो कर सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ा केस है। तो अब सवाल आपका यही है कि क्या ये, क्योंकि इतनी पॉपुलर पार्टी है, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी तो बड़ी पॉपुलर थी। हम्म। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, कानून कानून होता है, आइन आइन होती है। मगर ये मेरा अपना ये तजिया है कि ये जो फैसले आएंगे, ये इस वक्त जो फैसला है, ये तो कानून और आइन के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये जाएगा तो उस वक्त जाहिर है फिर बहुत सी चीजें कंसिडरेशन में आ जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता अब सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले होंगे या क्या नहीं होगा, मगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत स्ट्रांग केस है अगेंस्ट पीटीआई एंड अगेंस्ट इमरान खान। अगर आइन के मुताबिक चला जाए और कानून के मुताबिक चला जाए तो कोई इसमें बचाव है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। कोई बचाव नहीं। हम्म। अगर इकामा के ऊपर बचाव नहीं था,
जो कि बिल्कुल इसके बनिस्बत 1% भी नहीं सीरियस था जितना ये सीरियस इशू है। तो अगर उसके मुताबिक जाया जाए तो फिर इमरान खान साहब बच नहीं सकते। मगर सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट है कि क्या फिर इसको कैसे देखा जाएगा और कैसे इसके साथ इसको निपटा जाएगा सियासी तौर पे आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा, लेकिन अगर पीटीआई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो? नहीं, वो तो जाएगी, दैट देन डजंट मैटर ना, वो तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हुकूमत भी जाएगी तो फैसला तो वही होगा। हुकूमत तो जाएगी, लेकिन उसका एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस है। लेकिन पीटीआई इस फैसले के खिलाफ फौरी अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो हम देखते हैं कि माजी में भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई सख्त स्टांस सामने नहीं आया, ऐसे फैसले नहीं आए इमरान खान साहब के लिए जो कि सेटबैक साबित हों। उसकी लीगल जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर तकसीम है, जाहिर है राय। लेकिन आप क्या समझते हैं, पीटीआई इस पर स्टे ले सकती है और फिर मजीद वक्त लग सकता है जिसको नहीं 8 साल नहीं लगे? नहीं नहीं, कोई स्टे शे का तो है नहीं ना, फौरी तौर पे तो कोई चीज होने नहीं जा रही। हम्म। वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी अगर, और सुप्रीम कोर्ट में ये यहाँ वहाँ ये पिटीशन दे सकते हैं, इनको सुना जाएगा वहाँ। तो ये कोई फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन जरूर हो सकती है कि जी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन हो जाए। मगर अभी तो एक एक कानून के मुताबिक एक रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फिर जब ये जाएगा तो वहां फिर ये पीटीआई को बुलाया जाएगा या वहां रिव्यू के लिए देखा जाएगा, ये हो सकता है। मगर वो तो फिर कानून के मुताबिक जो भी है जो होगा। तो माजी में जब पाबंदी लगती रही है तो उसके ज़ाहिर है और भी वे आउट्स थे जो कि अडॉप्ट किए गए। आप तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फैसला कल सख्त हो सकता है, तो उसके बाद पीटीआई के लिए क्या ऑप्शंस होंगे आपके ख्याल में? देखिए, पीटीआई तो ऑब्जेक्ट करेगी, वो तो पहले दिन से उसने तैयारी की हुई है कि ये दिन आना है और हम हमारे गले में फंदा पड़ना है और हम पहले से कहना शुरू कर दें ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। और वो तो तैयार करें, अपना बयानिया लेके बैठे हैं। उनके जो लोग हैं, जो सपोर्ट बेस है, वो भी तैयार बैठा है कि हाँ हाँ कोई नहीं, देखेंगे जो भी इमरान खान के बारे में आती है बात वो झूठ है, वो गलत है, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं जानते। तो वो एक एक माहौल बाहर 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 तो बना हुआ है। मगर अब आपने देखा ना कि ये इस वक्त जो तब्दीलियां हो रही हैं इदारों के अंदर भी, जी जी। उससे ऐसे ही एक सिग्नल जा रहा है कि अब बस बहुत हो गया। और ये खान साहब जो है ये कानून के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं और दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो ये एक मैं समझता हूँ एक फैसला हो चुका है, जिसकी वजह से कल अब आपने जब ये इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस करना है तो उन्होंने रेंजर्स और पुलिस वगैरह सब बुला लिए और एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल फुली बैकिंग कर रही है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट की। तो इसलिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वाटरशेड मोमेंट खान साहब के लिए और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए। इसमें काफी कुछ है। अब देखना यह है किस किस्म की जजमेंट है, क्या सजा दी गई है। और देखिए, पहले तो ये लोग कहते थे ना आयशा जी जी। कि सजा दी जाएगी, उसमें ये होगा कि जी वो जो पैसे इधर उधर हुए हैं वो कॉम्पेंसेट करे, वो फाइन जुर्माना हो जाएगा। और इमरान खान कहेगा मुझे क्या पता था, वो तो एक फर्ग्यूसन ने या किसी ने जी जी। ऑडिट किया था तो मैंने तो साइन कर दिया, वगैरह 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 वगैरह। ये सारी बातें डिफेंस में तो उन्होंने की है और आगे भी करेंगे। जी जी। अब ये डिपेंड करता है कि फिर इसको कैसे देखा जाएगा इन चीजों को, और वो इमरान खान साहब की जो जिम्मेदारी है वो क्या ठहराई जाएगी, जी। लीडर ऑफ द पार्टी की जो जिम्मेदारी है। ठीक है। इसलिए आई थिंक ये पहला ऐसा केस है जहां इतनी बड़ी एक पॉलिटिक, देखिए ना, इससे पहले नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया, या ये छोटी छोटी पार्टीज जो होती हैं उनको बैन कर देते हैं। सिर्फ ये जो प्रोसीजर है ये एक दो पार्टीज के लिए तारीख में ये इस्तेमाल हुआ है। ये अब बहुत बड़ी पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है जिसका सपोर्ट जुडिशरी में भी है, फौज में भी है, और ब्यूरोक्रेसी में भी है, मिडिल क्लासेस में है, और इस वक्त धन धन आ रही है। तो इसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना कि उनको उड़ा के रख देना, ये एक सियासी एक किस्म का फैसला होगा। कानूनी तौर पे तो वाटर टाइट केस, ये अगर कोई और पार्टी होती तो वो पहले दिन ही उड़ जाती है, 30 दिन के अंदर अंदर ये फारग हो जाते। मगर ये इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा लीडर, और उस वक्त ये हुकूमत में भी थे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे थे, सेम पेज तो कौन, थे जी। लेकिन बिल्कुल, तो वो तो लेकिन हिम्मत नहीं थी किसी की। कम से कम कहा जा रहा है कि फंडिंग जब्त करने के हवाले से फैसला आएगा या ज्यादा से ज्यादा पार्टी बैन करने की सूरत में। दोनों सूरतों में अवामी सतह पर क्या रद्दमल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पीटीआई का जो कि इससे पहले 2 असेंबलीज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद
मंजूर कर चुके हैं और उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं। 2 असेंबलीज जिनका हवाला इमरान खान साहब बार बार दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब रेफरेंस लाने का ऐलान कर चुके हैं कि जी हुकूमती वफ्द से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किस हैसियत में मुलाकात की। तो मेरा ख्याल है वो ऐड कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे मैं जानूंगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर, इस इलेक्शन कमीशनर के ऊपर। और पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। आने वाले दिनों में पेशगी ऐलान कर दिया एहतजाज का। इलेक्शन कमीशन दबाव में फैसला नहीं करेगा सेठी साहब? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो दबाव बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया ना, ये जो अनाउंस करने लगे। तो बात यह है कि ये तो प्रोटेस्ट करेंगे, इस पर कोई शक ही नहीं है। खान साहब अपने लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करेंगे और ला भी सकेंगे, और मैं समझता हूँ फिर क्लैशेस भी होंगे। और अगर ये सूरत हाल बिगड़ गई तो फिर आप समझें क्या होता है जब सूरत हाल इस तरीके से बिगड़ जाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब इस फैसले के बाद और भी डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है। अच्छा। और वो किस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन होती है वो खान साहब पे डिपेंड करता है। अगर खान साहब बिल्कुल सड़कों पे निकलने का फैसला करते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिएगा और सख्ती के साथ निपटा जाएगा। दैट इज माई व्यू। ये मेरा ख्याल है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि ये जो फैसला आ रहा है ये सोच समझ के उन्होंने फिर ये कहा कि अब वक्त आ गया इस फैसले का, कब तक हम रोक सकते हैं इस फैसले की फाइंडिंग्स। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब सोचना पड़ेगा कि आगे उन्होंने क्या रास्ता इख्तियार करना है। लड़ाई करनी है, इंतशार फैलाना है, प्रोटेस्ट करने हैं, और फिर गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी उसके बारे में। ठीक है, तो ये वो आखिरी गोली है जो कि चलना थी, अभी बाकी थी राइफल में मौजूद, लेकिन कल जब ये फायर हो जाएगा, ये फैसला आ जाएगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए कोई बार नहीं होगा। इस फैसले के बाद वो देखेंगे कि उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में अपनी सियासी हिकमत अमली क्या रखनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे सेठी साहब की मजीद अहम प्रेडिक्शंस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, पीडीएम का इजलास जो कि शेड्यूल था कल और परसों, वो डिले किया गया, कल के दिन कैंसिल हुआ इस बिना पर कि शहबाज शरीफ साहब सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर हैं, रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन उसमें अब एक शायबा ये गुजरता है कि शायद अंदाज़ा था उनको कि कल ये फैसला आ रहा है। इस बारे में तस्दीक तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन पीडीएम के इजलास में अब का जो एजेंडा बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक वो ये कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। शेख रशीद साहब ये बात कह रहे हैं कि सब कन्विंस हो गए इंक्लूडिंग जरदारी साहब, लेकिन मौलाना फजल रहमान कन्विंस नहीं हो रहे। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं आपके ख्याल में, और पीडीएम का ये इजलास जो होने जा रहा है इसमें कोई बड़े फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, ये 2 दिन का इजलास था, कल और परसों। कल के इजलास के अंदर मेरी इतला के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल साहब और हुकूमत के जो करते धरते हैं, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज बना रहे हैं, उनसे पूछ होनी थी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपके क्या तज्जिया है, किस किस्म की मुश्किलात आगे आ रही हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आप आवाम के ऊपर कितनी और इम्पोज करेंगे, क्या फ़ायदा क्या नुकसान। ये सारी चीज़ें जो थी उनके साथ बैठ के बात होनी थी। काबीना के अंदर तो ये बातें होती रहती हैं, मगर मियां नवाज शरीफ साहब का ये ख्वाहिश थी कि हमें भी बताया जाए कि आप ये जो इकदाम कर रहे हैं इसके साथ क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है हमारा, और क्या ये सारी बातें उनको क्रॉस एग्जामिन करना था। ये सारे पेट्रोलियम, गैस, आगे जो महंगाई होने जा रही है, ये सब के बारे में कि हमें बताएं आगे क्या करने जा रहे हैं, आप क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हमारी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या गिरेगी। उसके बाद फिर अगले इजलास में ये डिस्कस होना था कि कल के इजलास में ये लगा कि हमारी पॉपुलैरिटी गिरती जाएगी। अगर गिरती जाएगी तो फिर ये सवाल होगा कि हमें रहना चाहिए या घर जाना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो कितनी देर तक रहना चाहिए और क्या करके रहना चाहिए और क्यों, और अगर घर जाना है तो क्या बयानिया बना के घर जाना है और अपने नुकसान को कम करना है। क्योंकि दिन ब दिन अगर नुकसान हो रहा है तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है कि हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब इनका नुकसान होता है तो इमरान खान का फायदा होता है। मगर अब ये मेरा ख्याल है ये जो इजलास है ये थोड़ी देर के लिए मुलतवी हो जाएंगे, कल के जो फैसला कल आ रहा है, क्योंकि उसके साथ सियासत के ऊपर एक और समझे ना एक और क्लाउड आ जाएगा। सारे कैलकुलेशंस जो हैं
जो पहले आप इंडिविजुअली कर रहे थे ऑन द बेसिस कि इमरान खान इस वक्त बड़ा तकड़ा है, इमरान खान को कैसे काउंटर करना है, कैसे बचना है, इलेक्शन में जाना है तो वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, वो जीतेगा हम हारेंगे, हम जीतेंगे वो हारेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, हमारी कितनी कम हो रही है, ये महंगाई का इतना कितना असर है, हमारी पार्टी के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बातें जो हैं ये फिर अब दब जाएंगी। अब अच्छा। इश्यू बन जाएगा इमरान खान के साथ क्या होना है। अब अच्छा। इसको ये अगर गिर गया है थोड़ा सा तो क्या इसे और गिराना कैसे है, और अगर गिराने के साथ हम और ये ठहर सकते हैं और काम, और जो हम काम कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये मेरा ख्याल है एक सारी जो डिबेट है ये चेंज हो जाए। अब पहले अगर ये फैसला था कि हमसे ये नहीं चलाया जा रहा, हमारी बदनामी हो रही है, तो हम घर चले जाते हैं और केयर टेकर्स कर लें। इसके बाद ये ऐन मुमकिन फैसला ये हो कि अब इमरान खान इसके बाद कमजोर हो जाएगा, इसके ऊपर बड़ा दबाव होगा, ये भागेगा इधर कभी उधर भागेगा, और इसलिए हमें बैठना चाहिए, हमें घर नहीं जाना चाहिए, और जो मुल्क के लिए हम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, और जब इलेक्शन की बारी आएगी हम देख लेंगे कब इलेक्शन करनी है नहीं करनी। इमरान खान साहब ने तो अभी बयान दिया है ना कि इलेक्शन जो है 6 से 8 हफ्ते हफ्तों में में, होनी हाँ चाहिए। जी, हाँ तो जी। यही तो हम काफी अरसे से कह रहे थे कि यही एक प्रोजेक्ट था कि अक्टूबर में इलेक्शन होनी चाहिए, और नई हुकूमत आके ये फैसला करे कि अगले आर्मी चीफ किसको बनाना है और क्या करना है और क्या नहीं होना। और अब ये सूरत हाल ये है कि ये जो फैसला आया है इस स्टेज पे, इसके साथ इमरान खान का कितना नुकसान होगा, और अगले जो 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 आपकी सियासत है वो कैसे इस पे असरअंदाज होगी, वो क्या, उसकी कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, और क्या इस स्टेज पे फिर इलेक्शन की तरफ जाना जरूरी है भी या नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि पुराने कैलकुलेशंस जो भी थे अब इसके बाद तब्दील हो जाएंगे। और अगर ये पहले फैसला हो रहा था कि जी अब हमें घर जाना चाहिए और केयर टेकर्स को आना चाहिए, अच्छा। जो कि मेरा भी ख्याल था कि अब वो स्टेज आ गई है कि इनका नुकसान बहुत होना शुरू हो गया है, और इमरान खान जो है उनको कोई रोकने वाला नहीं है, और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि फिर ये तो वी आर गोइंग इन फॉर अ न्यू इलेक्शन, ये तो नहीं संभाल सकेंगे। तो अब सूरत हाल ये होगी कि इमरान खान के साथ के ये जो फैसला आया है अगर इसके बाद, तो ये बिल्कुल पीडीएम ये सोच सकती है अब हमें घर जाने की जरूरत नहीं है, अब तो वो उसको तो वैसे ही गिरा दिया गया है, या और ये गिरेगा, या और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे इसके, या ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेगा, या वट एवर बहुत से नए फैक्टर्स आएंगे। अभी हमने देखना है क्या जजमेंट आती है, इमरान खान क्या करता है, एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, बिकॉज अब तो एक्शन रिएक्शन होगा ना अब तो, क्योंकि इसके ऊपर इमरान खान का रिएक्शन आएगा, फिर उसके वो रिएक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का रिएक्शन आएगा, जी गवर्नमेंट और जी। एस्टेब्लिशमेंट एक सफे पे होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बातें अब आगे जाके देखनी है। मैं बिल्कुल ठीक। समझता हूँ एक दफा फिर पाकिस्तान की सियासत खुलने जा रही है, और वो जो पुराने जो कैलकुलेशंस थे वो इस दफा फिर चैलेंज होने जा रहे हैं। वेरी राइट। आपकी आवाज़ का ज़ेरो बम बता रहा है सेठी साहब कि कल आने वाले फैसले का मैग्नीट्यूड बहुत होगा और ये दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मोमेंटम सेट करेगा। सो कल हम सबकी निगाहें उस तरफ होंगी, लेकिन इमरान खान साहब की निगाहें जो 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शंस देख रही हैं, और वो अरकान असेंबली को भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आयशा, ये डेस्परेशन है। ये अपनी पार्टी को दिलासा दिया जा रहा है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मैं करूंगा इलेक्शन और मैं जीतूंगा। मगर आपने देखा कि पिछले 10-15 दिन से खान साहब चुप है। यस। खान साहब ने सिर्फ सवाए एक छोटी सी ट्रिप मारी है टू जी। पंजाब, और ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मगर वो जिस शदीद पैशन के साथ और करे मैं एग्रेसिव आ थे रहा हूँ बहुत, लेकिन अब हाँ, एग्रेसिव और नहीं वो है जो उस था तरह कि से। आप जी। देखिए ना पंजाब की हुकूमत इनको मिल गई है, मगर तवक्को ये थी ना कि ये फौरन ऐलान करेंगे कि तैयारी करो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, मगर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जी। इन्होंने ये कहा इलेक्शन जो है वो 6 से 8 हफ्ते के बाद हो रही है, कोई लॉन्ग मार्च की बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जैसे कि वो तो हो ही रहा है, वो तो सेटल हो गया कि अक्टूबर में इलेक्शन होगी और ये अब जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को पता था कि ये जो फैसला आ रहा है ये बहुत इसके साथ एक अर्थक्वेक आएगी, तो वो उसकी अब एंटिसिपेशन में उन्होंने अपने जो सारे फैसले थे वो रोक दिए कि अच्छा अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। इसलिए आई थिंक ये जेन्युइनली ये काफी जो सारे इक्वेशंस है ना सारे सियासी जमातों के, वो अब चेंज हो जाएंगे। तो 11 अफराद के इस्तीफों के पीछे सेठी साहब क्या चाल है? उन हलकों में जहां मार्जिन बहुत कम है, वहां ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद का इरादा है हुकूमत का, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाना पीटीआई का, ये क्या गेम चल रही है? देखिए पीटीआई तो हर चीज के अगर जो उनके खिलाफ जाती है उसके खिलाफ वो पिटीशन करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। अगर बात यह है कि इन्होंने ये 13 हल्के क्यों, मेरी इतला के मुताबिक 20 सीटें चूज की थी इन्होंने। जी। इन्होंने ये फैसला किया था कि एकदम
ये सारी रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि अगर हमने सारी रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर पार्लियामेंट तो ना रही ना, पार्लियामेंट को तो रखना है। ये ना हो कि पार्लियामेंट ही फारग हो जाए, आधी पार्लियामेंट नहीं रही तो फिर वो इलेक्शन वाली जो डिमांड है वो बड़ी पावरफुल हो जाती है कि फिर यार पार्लियामेंट ही नहीं है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने अपने स्पीकर के दौरान अपनी रेजिग्नेशन तो दे दी थी मगर सबमिट नहीं करवाई थी आगे। वो भी अपनी गेम में रहना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना। अब इस हुकूमत को ये फिक्र था कि अगर कोई गड़बड़ हो गई और इनकी मेजॉरिटी कम हो जाती है, क्योंकि MQM या बलोच या कोई इधर उधर हो जाता है किसी वजह से भी, तो ये ना हो कि ये लोग वापस आ जाएं असेंबली, और वापस अगर आ गए असेंबली के अंदर तो फिर और एक नया एक ड्रामा शुरू हो सकता है कि इमरान खान ना किसी तरीके के साथ एक मेजॉरिटी कॉबल कर ले फिर से। लेकिन अभी फवाद चौधरी या शेख रशीद साहब का बयान था कि 2 महीने के बाद इमरान खान साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। और वो कैसे बन रहे हैं, वो पार्लियामेंट के जरिए बन रहे हैं या एक नई इलेक्शन के जरिए बन रहे हैं। अब नई इलेक्शन तो अभी 3 महीने तो कहीं नहीं गए, तो इसलिए ये भी खतरा था इनको। तो इन्होंने ये सोचा कि पहले तो उनकी जो उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर उसको कम किया जाए। वो ये 20 से 13 उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, वही इसलिए किए 13 कि हम पहले ये 13 को डिस्क्वालीफाई करके वहां जहां के सारे PDM के पार्टनर्स के अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हम वहां एक बाई इलेक्शन करा के, अगर जरूरत पड़ती है तो बाई इलेक्शन कराते हैं, जहां हमारी ये 13 में से 10-12 सीटें हमें मिल जाए। जिसके साथ ये जो सारा कुछ हुआ है बाई इलेक्शंस का अभी हाल ही के अंदर, वो जो 20 वाली सीटें जो थी, वो जो दाग लगा है वो साफ हो जाए, और इमरान खान साहब को ये बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ वो सीटें जहाँ 5000 4000 थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ PTI जीती है, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है इनको हराने का। तो इसलिए उन्होंने ये चुन के सब कुछ किया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े तंग करते थे इनको, उनको भी उसके अंदर, उस खाते के अंदर उन्होंने डाल दिया, इनको तो निकाले ना पार्लियामेंट से। सो मैं समझता हूँ ये बड़ी सोची समझी कैलकुलेटेड मूव थी बाय द PDM, और जिसमें कुछ पंजाब में 3-4 हैं, KP में हैं, उधर फिर 2 इधर सीटें हैं जी। तो यहाँ इनका ख्याल है कि इनमें से हम सीटें जीत सकते हैं, हम अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स पुट अप कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ असेंबली में बढ़ा सकते हैं। और ये जैसे जैसे इनका दिल करेगा ये ऐसे ऐसे इनको डिस्क्वालीफाई करते जाए। अब तो स्पीकर साहब लेके बैठे हुए हैं और वो आगे कर देते हैं। इन्होंने ये पिटीशन की है जी कि इन्होंने सारे क्यों नहीं किए, हमने तो सारे कर दिए थे। उधर से इलेक्शन कमीशन का बयान है कि नहीं, इनके जो स्पीकर से सूरी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिए थे मगर आगे इलेक्शन कमीशन उन्होंने नहीं भेजे थे। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने भेजे थे। ये जो पिटीशन की है इन्होंने कि जी हमारे तो एक्सेप्ट नहीं किए और इनके एक्सेप्ट कर लिए, ऐसी बात नहीं है। झूठ तो खैर ये मास्टर्स है ना, PhD है इनके पास झूठ बोलने की। फेक न्यूज, झूठ बोलना वो तो करते हैं, वो तो एक पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी है और वो उसको रवा समझते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्लियर कर दिया गया था कि उन्हें मौसूल नहीं हुए नोटिफिकेशन। इस हवाले से स्पीकर, उस वक्त के स्पीकर कौमी असेंबली का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शो में एक बार फिर खुशामदेद। और अब सेठी साहब ने जैसे कि प्रेडिक्ट किया कि PDM के इजलास में क्या होना था, इकोनॉमी के ऊपर बात होनी थी, क्योंकि हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो तनकीद का सामना करना पड़ा वो इकोनॉमी के ऊपर लिए गए फैसलों की वजह से था। उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब के ताज़ा बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। इस हुकूमत के लिए हजीमत का सामान है वो कि वो महंगाई कम करना उनका टारगेट नहीं था। वो सियासी आदमी नहीं है, इकोनॉमी को समझने वाले हैं, शायद इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनेंगे। मेरी ना महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है अब तक, मैं सीधी बात करता हूँ, ना ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी रही है। मेरी प्रायोरिटी तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने की रही है। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। मेरी अपनी बहनें मुझे बताती हैं कि चीज़ें, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मैं सीरियसली एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में शर्मिंदा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। काश मैं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं भाई। इतना एतराफ़ बरमला। बहरहाल ये सच कितना भारी पड़ सकता है PDM की हुकूमत को वो तो एक अलग बात, लेकिन ऐसे में आर्मी चीफ का सामने आना, जब ये हुकूमत कोशिशें कर रही है, मुज़ाकरात कर रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जब समर रिसेस के बाद जब दोबारा बोर्ड का इजलास होगा तो किस्त का इजरा हो जाएगा। लेकिन आर्मी चीफ फ़ोन करते हैं वेंडी शर्मन को और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये इजरा जल्दी कर दें, तो इमरान खान साहब को ये बात पसंद नहीं आई। क्या कहते हैं वो? क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे,
आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। आज चौथे नंबर पे अब पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क जो श्रीलंका के बाद डिफॉल्ट करने जा रहा है। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके हमें वो पैसे दिलवा दें। आप सोचो कि मुल्क का क्या हाल है। यानी ये अगर गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जब हालात ऐसे हो तो ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है, और इत्तलात ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत के बाद उनकी इजाज़त से आर्मी चीफ ने ये कॉल की। आपका ख्याल भी यही है कि आर्मी चीफ की ये कॉल जो है वो रजामंदी से हुई या इसकी ज़रूरत नहीं थी? देखिए, ये रजामंदी या नहीं रजामंदी ये छोड़िए इन बातों को। बहुत सी बातें हो जाती हैं, रजामंदी होती है नहीं होती, छोड़े इन बातों को। ये हुकूमत तो हर चीज़ में ही रजामंद है आर्मी चीफ के साथ, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब बात जैसे इमरान खान एक ज़माने में था, और इमरान खान का ये कहना कि जी ये कैसे इन्होंने कर दिया और ये गवर्नमेंट का फेलियर है, बात ये है कि खान साहब के ज़माने में यही आर्मी चीफ बड़ी भाग दौड़ करते थे इसी किस्म की चीज़ों के लिए। जब खान साहब तल्लुकात बिगाड़ देते थे तो यही भाग दौड़ करके ठीक करते थे, सऊदी अरेबिया के साथ, अमरीकनों के साथ, यूरोपियंस के साथ, चाइनीज़ के साथ, कतर चाइनीज के साथ, यही करते थे। दिन रात ये भाग दौड़ करते थे पहले दिन से जी। मैं याद है मुझे कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आपने अब दौरा करना है सऊदी अरेबिया का और उसके बाद चाइना का, बिकॉज सबसे बड़े हमारे ये डोनर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, और आप जाके आपने सलाम दुआ लेनी है। ये एक तारीख, जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान में, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, सबसे पहले उनके दौरे यही होते हैं। फ्रेंडली मुस्लिम कंट्री, फ्रेंडली स्ट्रेटेजिक अलाय, जिसके ऊपर आप बहुत रिलायंस आपकी रही है थ्रू आउट इन हिस्ट्री। तो इन्होंने कह दिया जी मैंने नहीं जाना। मेरा ख्याल है इनको कहा गया था कि पहले 3 महीने आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, वो कुछ नहीं, कुछ भूत कोई एडवाइस थी, तो इन्होंने इनकार कर दिया। और बहुत फिर आर्मी चीफ को भागना पड़ा कि जाके उनको कहना पड़ा कि उन्होंने आना था मगर तबीयत खराब हो गई वगैरह वगैरह। तो पहले दिन से शर्मिंदगी का बायस ये बने रहे और आगे भी जाके ऐसी हरकतें करते रहे। तो अब बात ये है कि ये तो जॉब जो है ये जनरल बाजवा कब से कर रहे हैं विद इमरान खान, और यहाँ तक के जब परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि इनके तो नैपी चेंज करते रहे और इनको आदत पड़ी हुई है मेरे नैपीज चेंज होने की, तो वो उनका इशारा यही था कि सारे काम तो आर्मी चीफ करता रहा और फौज करती रही है इनके लिए, इन्होंने क्या किया था। तो आज इमरान खान साहब के लिए ये कहना कि ये आर्मी चीफ ने ये क्यों मदाखलत की है, ये शॉकिंग, बड़ी हिपोक्रिटिकल सी बात है। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। नंबर 2 काम है ये। सारी 4 साल आप यही करवाते रहे और अभी भी आप यही भीख मांग रहे हैं कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। न्यूट्रल क्यों हो, न्यूट्रल क्यों हो, प्रो मेरी तरफ आओ। तो बात ये तो खान साहब की बात। मगर अब दूसरा इशू ये है जो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अहम है, वो ये है कि आर्मी चीफ ने क्यों ये कॉल की। इससे 2 बातें नजर आती है। एक तो अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि इस गवर्नमेंट की जो कोशिश थी कि IMF प्रोग्राम जो है जल्दी से जल्दी ऑनलाइन लाया जाए, वो फेल हो गया। अगर वो फेल ना होते तो आर्मी चीफ को ये मदाखलत करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो ये तो बड़ी क्लियर कट एक सिग्नल है कि डिफॉल्ट जो है वो इस गवर्नमेंट का कहना है हमने बचा लिया है डिफॉल्ट से जी। वो तो एक्चुअली मैं तो कुछ अरसे से कह रहा हूँ डिफॉल्ट का तो खतरा ही नहीं था जी। अभी कौन सा इन्होंने काम किया है जिसकी वजह से डिफॉल्ट से ये बच गए हैं, सवाए पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने में और तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि इन्होंने की है कि डिफॉल्ट जो है वो बच गई है। और मैं पिछले प्रोग्राम में ये कह भी चुका हूँ कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, ये एक ड्रामा बनाया गया था जिसके अंदर बहुत से इंटरेस्ट थे कि इसको कहा जाए डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ताकि हम ये कुछ काम कर सकें और बात को आगे बढ़ा सकें। तो ये डराया था। और बात ये है कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, बिल्कुल मैनेज हो रहा था। और ये हिसाबदार साहब काफी अरसे से यही कह रहे थे कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, रीशेड्यूलिंग का खर्चा है वो हम कर सकते हैं, कोई इसकी बात नहीं है। मगर चले छोड़े उस बात को। अब आर्मी चीफ की इंटरवेंशन करना, 2 बातें, एक तो ये कि ये गवर्नमेंट कामयाब नहीं रही टू गेट द IMF टू कम ऑन बोर्ड क्विकली। दूसरी बात ये कि अगर ये इन्होंने इंटरवेंशन करनी भी थी तो इसको पब्लिक करने की क्या जरूरत थी। ये बिहाइंड द सीन्स आर्मी चीफ बात कर सकते थे, किसी को भेज सकते थे बात करने के लिए, खुफिया बात कर सकते थे, उनको कह सकते थे कि ये बात पब्लिक नहीं करनी, आपने मेहरबानी करके हमारे ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारी हेल्प करें। मगर प्लीज देखिए बहुत सी बातें
होती हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी चीफ यूएस एम्बेसडर को बुला के ये कह सकता, यूएस एम्बेसडर कन्वे कर सकता था वहां मीटिंग कि जी वो उनकी ये रिक्वेस्ट है। मगर ये जो किया और फिर पब्लिक में ये बात सामने आई, करवाई गई या आ गई या इनको पता था ये आएगी। अब देखना ये है कि क्या ये कामयाब होती है ये बात कि नहीं। अगर तो $1 बिलियन इनको अगले 10 दिन में मिल जाते हैं तो फिर आप ये समझिएगा कि इसमें आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से ये सब कुछ हुआ। नहीं तो ये अगस्त के एंड में बोर्ड की मीटिंग थी, उसके बाद डिस्बर्समेंट होनी थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गई है। तो अगर तो ये इसी महीने आ जाते हैं पैसे जल्दी तो फिर समझा जाए कि इनकी इंटरवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए उन्होंने की। और अगर नहीं आते तो फिर इसके कुछ फिर आपको फिर मुझे पूछना पड़ेगा 15-20 दिन के बाद कि इसका मतलब क्या था, क्या ये क्या पैगाम था या क्या मैसेज दी जा रही थी एंड सो ऑन। मगर अब ये सारा कुछ ओवरटेक हो गया है बाय दिस इलेक्शन कमीशन की जो कल जजमेंट आ रही है, इसके साथ बहुत सा सारा माहौल बदल जाएगा। इसीलिए अब ये फवाद चौधरी और ये लोग कह रहे हैं, या कुछ सुना मैंने, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये जजमेंट जो आ रही है इसको 1 महीना मुलतवी कर दिया जाए, अभी तो बड़े मुश्किल हालात हैं। मगर देखिए ना हुआ क्या है, हुआ ये है कि डॉलर $5 गिर गया। जी जी, तो उसकी मतलब क्या है कि वजह हो सकती है सेठी साहब? वो तो देखिए ना, वो देखिए वो ये जनरल साहब की जो एक कॉल है उसकी वजह से वो $5 गिरा है। कॉन्फिडेंस आया मार्केट को। सीधी सी बात है, ये सियासी वजह से डॉलर बढ़ रहा था। एक तो खैर इंटरनेशनली बढ़ रहा है, वो तो अलग जगह। जो पाकिस्तानी रुपया गिर रहा था, स्पेकुलेटिव जो इशू था वो यही था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। मगर जब ये आर्मी चीफ ने सामने होकर ये बात कही तो उससे ये लगा है, जो मैं पैगाम ये गया है कि ये अब पैसा आ रहा है, अदरवाइज इन्होंने ये करना नहीं था। ये तो नहीं कि आर्मी चीफ एक बात करता है और वो पूरी नहीं होती, वो तो मिस हो जाएगी। तो ये ऐसे है कि शायद इशारा भी मिला हो कि होने वाला है, इन्होंने कहा होगा कि अब इसको पब्लिक कर देते हैं, अब वो आ रहा है तो हम थोड़ी सी क्रेडिट ले लेते हैं। और क्रेडिट लेने का मतलब ये है कि इकोनॉमी और स्टेबल हो जाए। और वो पैगाम जो है मार्केट ने उठा लिया है कि आर्मी चीफ इज ऑन बोर्ड और ये गवर्नमेंट अभी कहीं जा नहीं रही और ये स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ है। तो इसका मतलब है कि नाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। मगर अब ये जो कल फैसला आने जा इसके साथ फिर थोड़ी बहुत वो जैसे कहते हैं ना गड़बड़ होगी। और डिपेंड करता है कि कितनी गड़बड़ होगी, वो इमरान खान पे डिपेंड करता है। अगर इमरान खान वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ जाता है तो फिर यकीनी तौर पे गिरफ्तारियां होंगी और पुट डाउन किया जाएगा एनी अटेम्प्ट एट वायलेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, मूव्स की बारीकियां और निटी-ग्रिटी सेठी साहब ने हमें समझाई। आप कुछ मजीद जानना चाहें तो अपना सवाल भेजिए, फीडबैक दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।